हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ज्योति कौशल है और हम कवर कर रहे हैं HCS प्रीलिम्स के लिए पिछले एक साल के करंट अफेयर्स। तो आज हमारा डे 3 है जिसके अंदर हम बचे हुए आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। जिसको भी इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप O2IS अकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर HCS प्रीलिम्स के कोर्स में आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। इन द सेम वे अगर आप UPSC और स्टेट PCS या फिर HCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे। HCS के फाउंडेशन कोर्स मिल जाएंगे जिसके अंदर हमने हर एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा डेप्थ में कवर किया है। इन द सेम वे आपको यहाँ पर प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज़ हैं HCS के लिए वो भी मिल जाएंगी, तो आप जाकर इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की सबसे पहली न्यूज़ से, दैट इज़ नवरोज़ फेस्टिवल। सबसे पहली बात तो हमारी इंडिया की कौन सी कम्युनिटी का ये फेस्टिवल है, दैट इज़ पारसी कम्युनिटी का। तो पारसीज कम्युनिटी के लिए एक कैलेंडर रिलीज़ किया गया था जो कि एक किंग जमशेद ने रिलीज़ किया था। इस कैलेंडर में जो फर्स्ट डे होता है, दैट मीन्स इनका जो न्यू ईयर होता है, उसको हम नवरोज़ फेस्टिवल भी कहते हैं। पारसीज कम्युनिटी इस नवरोज़ फेस्टिवल को मनाते हैं। इस फेस्टिवल को जमशेदी नवरोज़ भी कहा जाता है। इसके अलावा जो नवरोज़ है वो यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज की लिस्ट में इंक्लूडेड है, जो कि 2009 के अंदर इंक्लूड किया गया था। यूनेस्को की जो इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इसके अंदर टोटल 14 ऐसी साइट्स इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज़ के बारे में, जो कि ब्रिटिश के टाइम पे 1879 से लेके 1881 के बीच में बनाई गई थी। वेस्ट बंगाल में जो हिमालयाज़ के फुट हिल्स हैं वहाँ पर इस रेलवे को बनाया गया। ये जो रेलवे है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की साइट की लिस्ट में भी इंक्लूड करी गई है, जो कि 1999 के अंदर इंक्लूड करी गई थी। इसके अलावा हमारी कंट्री के अंदर और भी हिमालयन रेलवेज़ हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आती हैं, जैसे कि नीलगिरी माउंटेन रेलवे हो गया जो कि 2005 में इंक्लूड करी गई थी, जो कि सदर्न इंडिया में लाई करती है। नीलगिरीज वहाँ पे बेसिकली एक हिल्स वगैरह हैं, वेस्टर्न घाट वाले रीजन में लाई करती है। दूसरी है कालका शिमला रेलवे जो कि हिमाचल प्रदेश में लाई करती है और इसको 2008 में इंक्लूड किया गया था। ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं मुजिरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट के बारे में। अगर मैं मुजिरिस की बात करूं तो ये एक हार्बर हुआ करता था एंशिएंट टाइम्स में, केरला वाले रीजन में ये लाई करता था, लेकिन फ्लड्स वगैरह आने की वजह से ये जो हार्बर है वो सिंक कर गया। इस जगह पे बहुत ऐसी अलग अलग साइट्स भी थी, ऐसी हेरिटेज साइट्स थी जो कि यहाँ पर सिंक कर गई हैं। उन सब साइट्स को रिकवर करने के लिए जो केरला है उन्होंने सेंटर के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है, जिसके अंदर वो जो अलग अलग कल्चरल साइट्स हैं हमारी इंडिया की उन सबको प्रोटेक्ट करेंगे। मुजिरिस के लिए आपको कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट जो याद होनी चाहिए, दैट इज़ जो मुजिरिस पोर्ट है वो पेरियार के माउथ पर लाई करती है। पेरियार आपको पता ही होगा कि केरला की एक रिवर है जो कि लाइफ लाइन ऑफ केरला भी मानी जाती है, जो कि अरेबियन सी में जाकर एम्प्टी होती है। ठीक है, आपने मुजिरिस के लिए ये सब चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सफदरजंग टूम के बारे में। तो ये एक ऐसा टूम है जो कि सफदरजंग एक राजा है अवध का, तो उनके याद में इस टूम को बनाया गया। एक तरह से दिल्ली के अंदर ये टूम है, 1754 में बनाया गया था और इस राजा की एक तरह से समाधि है ये। तो जिस टाइम पे मोहम्मद शाह सेंटर में रूल कर रहे थे, दैट मीन्स यहाँ पे मुगल एम्पायर चल रहा था, तो उस टाइम अवध के जो राजा हैं वो सफदरजंग थे और एक तरह से उन्होंने मुगल एम्पायर का इनको प्राइम मिनिस्टर भी बनाया था। तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाम डांस के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि बुद्धिज़्म के अलग अलग सेक्ट्स हैं, जैसे कि वज्रयान हो गया है ना, तो वज्रयान वाले में जो तांत्रिक ट्रेडिशंस है वो ज़्यादातर यूज़ किए गए थे। तो यहाँ पर एक डांस को भी इंक्लूड किया गया जिसका नाम है चाम डांस। ऐसा माना जाता है कि जब सबसे पहले बुद्धिज़्म की मोनेस्ट्री बन रही थी तिब्बत के अंदर, तो उस टाइम पे बहुत अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी। तो यहाँ पर एक पर्सनैलिटी ने जिनका नाम है पद्म संभव, इन्होंने यहाँ पर इस डांस को परफॉर्म किया था ताकि जितनी भी इविल्स वगैरह हैं, इविल फोर्सेस वगैरह हैं, उसको यहाँ से भगाया जा सके और इस मोनेस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया जा सके। तो आपने याद रखना है कि बुद्धिज़्म के वज्रयान सेक्ट के अंदर ये जो चाम डांस है वो इनकॉर्पोरेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कथा प्रसंगम के बारे में।
तो कथा प्रसंगम एक ऐसा स्टोरी टेलिंग परफॉर्मेंस है जो कि केरला वाले रीजन में परफॉर्म किया जाता है। जैसे आपको लगता होगा कि अगर कोई भी चीज़ परफॉर्म करनी होती है तो उस टाइम पे अलग अलग कॉस्ट्यूम्स वगैरह डालने पड़ते हैं, मेकअप वगैरह करना पड़ता है, तो इस कथा प्रसंगम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो इसमें कोई कॉस्ट्यूम्स, कोई मेकअप वगैरह नहीं करना पड़ता है। इसमें सिर्फ एक ऐसी परफॉर्मेंस है जिसमें बोल के हम एक स्टोरी वगैरह टेल करते हैं। एक पर्टिकुलर यहाँ पे आर्टिस्ट होते हैं जो कि स्टोरी बताते हैं, एक्टिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं। इसके साथ साथ अलग अलग मेंबर्स होते हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं। ये केरला वाले रीजन में बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने याद रखना है कि कथा प्रसंगम होता क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यक्षगंगा के बारे में। तो रिसेंटली जो यक्षगंगा परफॉर्म करने वाले एक आर्टिस्ट हैं उनकी डेथ हो गई है। तो आपने इन आर्टिस्ट का नाम भी याद रखना है, दैट इज़ यक्षगंगा भागवत बोला जाता है इनको, पद्यान गणपति भट्ट। तो रिसेंटली इनकी मृत्यु हो गई है। अगर मैं यक्षगंगा के बारे में बात करूं तो ये कर्नाटका का थिएट्रिकल आर्ट फॉर्म है। यहाँ पर थिएटर परफॉर्म किया जाता है अलग अलग आर्टिस्ट्स के द्वारा। तो यहाँ पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि सिम्बल्स हो गया, चक्रतला हो गया, चेंदा हो गया, तो इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है और इस थिएटर फॉर्म में अलग अलग स्टोरीज़ को बताया जाता है। जैसे कि महाभारत की स्टोरी होगी, रामायण की स्टोरी होगी, अलग अलग स्टोरीज़ को दिखाया जाता है। इवन ये अलग अलग लैंग्वेजेस में भी परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि मलयालम हो गया, टुलू हो गया, कन्नड़ लैंग्वेज हो गया, अलग अलग लैंग्वेजेस में परफॉर्म किया जाता है। तो आपने ये कुछ चीज़ें याद रखनी है। इस थिएट्रिकल आर्ट फॉर्म के अंदर बहुत ज़्यादा मेकअप किया जाता है, बड़े बड़े हेडगियर्स डाले जाते हैं। तो ऐसे ये जो आर्ट फॉर्म है इसको परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गॉडेस अन्नपूर्णा आइडल के बारे में। तो रिसेंटली कनाडा वाले रीजन से इस आइडल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसीव किया है। अगर मैं इस आइडल की बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि 1913 के अंदर इस आइडल को चोरी कर लिया गया था काशी विश्वनाथ टेम्पल के अंदर से। तो अब दोबारा से ही इसी टेम्पल के अंदर इस आइडल को इंस्टॉल किया जाएगा। अगर मैं गॉडेस अन्नपूर्णा की बात करूं तो ये पार्वती का अवतार मानी जाती है और एक तरह से खाने की देवता है। इसके अलावा जो ये गॉडेस हैं, इनकी जो आइडल है इसके अंदर ऐसा देखा गया है कि एक हाथ में उन्होंने कटोरी में खीर पकड़ी है और दूसरे हाथ में चम्मच पकड़ा हुआ है। तो आपने ये कुछ चीज़ें इस आइडल के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज परवा के बारे में। तो इस फेस्टिवल के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ओडिशा वाले रीजन में इस फेस्टिवल को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। अलग अलग चीज़ों के लिए मनाया जाता है, जैसे कि सबसे पहली बात तो ये मदर अर्थ को डेडिकेटेड होता है। दूसरी बात, जब भी ऑनसेट होता है मॉनसून का उस टाइम पे इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। यहाँ पर जितनी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उन सबको रोक दिया जाता है और 3 दिन के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। इस फेस्टिवल के अंदर जो घर की फीमेल्स हैं वो कोई काम नहीं करती हैं, बस यहाँ पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं। और चौथे दिन यहाँ पर जो मदर अर्थ हैं उनका एक तरह से स्नान होता है, जिसको हम वासुमती स्नान भी कहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपने राज परवा के बारे में याद रखनी है। अदरवाइज भी बहुत सारे ऐसे मिथ्स होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल को लेके, तो उन सारे मिथ्स को बर्स्ट करने के लिए इस राज परवा फेस्टिवल को मनाया जाता है। 3 दिन जो फीमेल है वो काम इसीलिए नहीं करती क्योंकि उस टाइम पे जो फीमेल है उनको मेंस्ट्रुएशन होती है और उसके बाद ही उनका जो वसुमती स्नान है वो किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइका रिबेलियन के बारे में। तो इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि रिसेंटली ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि ये अभी सेंटर ने एक तरह से बोला है कि हम पाइका रिबेलियन को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कंसीडर करेंगे। अगर मैं पाइका रिबेलियन की बारे में बात करूं तो ये ओडिशा वाले रीजन में एक पर्टिकुलर पीजेंट्स मिलिशियाज हैं जो कि एक किंग के लिए मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे। जैसे कि जो गजापति रूलर हैं यहाँ पर, उनके लिए मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, ठीक है। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक रिबेलियन किया था जो कि 1817 के अंदर हुआ था। यहाँ पे उनके जो फेमस लीडर थे जिनके अंडर इस रिबेलियन को किया गया था, उनका नाम भी आपने याद रखना है, दैट इज बख्शी जगबंधु। अब क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पर जो पीजेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो इस वजह से ओडिशा वाले रीजन्स में ये जो मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग हैं इन्होंने ब्रिटिशर के अगेंस्ट ही रिबेलियन कर दिया। अभी तक इस रिबेलियन को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना गया था। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 1857 के अंदर रिवोल्ट हुआ था, तो उससे पहले ही ये जो रिबेलियन है हुआ था 1817 के अंदर। लेकिन अब इसको बोल दिया है कि इसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मालाबार रिबेलियन लीडर्स के बारे में। तो ऐसे ही जैसे पाइका रिबेलियन हुआ ऐसे ही एक मालाबार रिबेलियन हुआ था।
उनके जो लीडर्स हैं उनको अभी तक हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर मार्टियर्स घोषित किया गया था, लेकिन अब जो हमारे सेंटर है उन्होंने बोला है कि इनको हम मार्टियर्स घोषित नहीं करेंगे। मार्टियर्स आपको पता ही है कि जो शहीद हो जाते हैं, जो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर लड़ते लड़ते उनकी एक तरह से मृत्यु हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर मालाबार रिबेलियन लीडर्स के बारे में बात करूँ या फिर इस रिबेलियन के बारे में बात करूँ, तो कुछ ऐसे मुस्लिम पीपल थे जो कि हिंदू लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश रूलर्स के अगेंस्ट उन्होंने एक तरह से आर्म्ड अपराइजिंग करी थी। 1921 में ये मालाबार रिबेलियन हुआ था। उस टाइम पे जो बड़ी बड़ी मूवमेंट चल रही थी, जैसे कि खिलाफत मूवमेंट हो गया है ना, इन द सेम वे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया। तो इन सारी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स के अंदर ये जो रिबेलियन है वो केरला वाले रीजन में किया गया था। इसको हम मोपला रिबेलियन भी कह देते हैं कई बार। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजांगला वॉर मेमोरियल के बारे में। तो आपको पता ही होगा जिस टाइम पे चाइना और इंडिया के बीच में गलवन वैली के अंदर क्लैशेस हुए थे, तो यहाँ पे कई सोल्जर्स जो हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन सारे सोल्जर्स के जो नाम है इस वॉर मेमोरियल पे इंक्लूड करने की बात करी गई है। ये जो वॉर मेमोरियल है वो रिजांगला में लोकेटेड है। अगर मैं रिजांगला की बात करूं तो यहाँ पर एक ऐसा पास है जिसका नाम है रिजांगला, जो कि LAC वाले रीजन में लाई करता है। दैट मीन्स यहाँ पर एक्साई चीन और लद्दाख वाले रीजन में ये जो माउंटेन पास है वो लाई करता है। आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में। तो जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसके आसपास वाली जगह को डेवलप करने के लिए जो आसपास फैमिलीज रहती थी उन्होंने वहाँ पे उस जगह को वेकेट कर दिया है। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर वो ऐसा बनाना चाहते हैं कि यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स बनेंगे जो कि टेम्पल को घाट से कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर अलग अलग चीज़ें बनाई जाएंगी, जैसे कि लाइब्रेरी हो गया, म्यूजियम हो गया, पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर हो गया एंड सेल्वेशन हाउस हो गया। अलग अलग चीज़ें यहाँ पर इस कॉरिडोर पे बनाई जाएंगी। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए यहाँ पर अलग अलग रिवर से जो पानी है वो इस जगह पे इकट्ठा किया जाएगा। अगर मैं यहाँ पर विश्वनाथ टेम्पल के बारे में बात करूँ तो ये एक ऐसा हिंदू टेम्पल है जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी वाले रीजन में ये जो टेम्पल है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे मैंने आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट बताया, इन द सेम वे पुरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जो पुरी जगन्नाथ वाला टेम्पल है उसके आसपास वाले जो रीजन है उसको डेवलप किया जाएगा ताकि एक तरह से ये इंटरनेशनल प्लेस ऑफ हेरिटेज बन सके। यहाँ पर बाहर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम टूरिज्म पर्पसेस के लिए एक तरह से अट्रैक्ट कर सकें। इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग चीज़ों को दोबारा से रीडेवलप किया जाएगा, जैसे कि श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग हो गया, देन इज श्री मंदिर रिसेप्शन सेंटर हो गया, इन द सेम वे कल्चरल सेंटर हो गया। तो इन सब चीज़ों को दोबारा से बनाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कालीबरी टेम्पल के बारे में। तो अगर मैं इस टेम्पल की बात करूं तो रिसेंटली हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस टेम्पल को इनॉग्रेट किया है। दोबारा से इस टेम्पल को बनाया गया और इसकी इनॉग्रेशन जो है हमारे प्रेसिडेंट ने की है। अगर मैं इस टेम्पल के बारे में बात करूं तो ये जो टेम्पल है बांग्लादेश के ढाका में एक हिंदू टेम्पल लोकेटेड है, जो कि जिस टाइम 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था उस टाइम पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं उस टाइम पे उनका जो ऑपरेशन चल रहा था, दैट इज ऑपरेशन सर्च लाइट, उस टाइम पे उन्होंने इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इस टेम्पल को दोबारा से रीडेवलप किया गया और रिसेंटली अभी इसको इनॉग्रेट किया गया। आपने याद रखना है कि गॉडेस काली के लिए ये जो टेम्पल है वो डेडिकेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में। तो जो यूनेस्को है दैट इज यूनाइटेड नेशन की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उनकी एक और लिस्ट होती है जिसका नाम है क्रिएटिव सिटीज लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर अलग अलग जो फेमस सिटीज़ हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, स्पेशली ऐसी सिटीज़ जिनका कुछ ना कुछ क्रिएटिव लिंक होता है। तो अभी रिसेंटली जो श्रीनगर है उसको इस लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है। अगर मैं हमारे इंडिया के अंदर बात करूं तो यहाँ पर अलग अलग सिटीज़ को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर इंक्लूड किया गया है। ये टोटल इस लिस्ट के अंदर ना 7 कैटेगरीज निकालते हैं। उन 7 कैटेगरीज में जैसे पहली होगी क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, दूसरी है मीडिया आर्ट्स, तीसरी है फिल्म, डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर एंड म्यूजिक। अलग अलग कैटेगरीज के अंदर ये अलग अलग सिटीज़ को इंक्लूड करते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो श्रीनगर है वो क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट की लिस्ट में इंक्लूड करी गई है। इसके अलावा इस लिस्ट में हमारी इंडिया की जयपुर सिटी को भी इंक्लूड किया गया है। अदरवाइज हमारे इंडिया की कौन कौन सी सिटीज़ इंक्लूड करी गई हैं वो सारी आपने याद रखनी है। दैट इज़ श्रीनगर, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर एंड वाराणसी। उनकी कैटेगरीज भी आपने याद रखनी है। आई होप आपको यहाँ तक आर्ट एंड कल्चर के जो बचे हुए करंट अफेयर्स हैं वो समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।